कल भी मीटिंगें हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई और आज हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो प्रोमिनेंट यूनियन हैं उनसे भी हमारी डिस्कशन हुई हैं, डेलिब्रेशन हुई हैं और लगभग सुबह से हम चार जो संगठन है उनसे हमारी बात हुई। HRTC का जो इंटन का संगठन है, HRTC का जो ड्राइवर यूनियन का संगठन है, HRTC का जो कंडक्टर यूनियन का संगठन है और HRTC का जो है भारतीय मजदूर संघ का जो संगठन है, उन सबसे हमारी बात हुई और HRTC के बारे में जो उनको सुझाव देने हैं उन पे चर्चा हुई है। और जहाँ तक HRTC का सवाल है, हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों को जो है यात्रा सुविधा देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में जो सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी HRTC का बहुत बड़ा रोल है। तो HRTC को किस ढंग से मजबूत करना है, HRTC की आय में कैसे संसाधन जो है कैसे पैदा करने हैं, या HRTC के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से ट्रीट करना है, वो सारी डिस्कशन हमारी हुई हैं। और एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस समय 3132 बसेज हैं HRTC में 3142 और ये 3719 रूट्स पे चल रही हैं, 3719 रूट पे चल रही है। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में हमारे HRTC सेवा दे रही है। दिल्ली से ले तक जो है हमारी HRTC के चालक और परिचालक जो है सेवाएं दे रहे हैं और हर परिस्थिति में जो है हमारे जो कर्मचारी हैं HRTC के वो सेवा भाव से काम करते हैं और बेहतरीन हमारे पास कर्मचारियों का स्टाफ है। और लेकिन HRTC की दिक्कतें ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं। या कर्मचारियों की देनदारियां हैं या पेंशन की देनदारियां हैं या दूसरी दिक्कतें हैं। और HRTC की रोज की कमाई जो है हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। तो इसलिए HRTC के आय में संशोधन कैसे हो या व्यवस्था कैसे सुधरे उसकी हमारी डिस्कशन चल रही है। और इस समय जो है हमारे देश के कानून के मुताबिक सरकारी क्षेत्र में जो 15 साल पूरा कर चुके हैं उन बसों को और उन सरकारी गाड़ियों को सड़क से बाहर करने का आदेश हुआ है। 15 साल जिनका पूरा हो चुका है और उसमें जो है HRTC के जो है पहले ही दौर में जो है 167 बसें ऐसी हैं जो हमें सड़क से हटानी पड़ रही है। 167 बसेज हम हटा रहे हैं क्योंकि उनकी RC रद्द हो गई है
और सरकारी सेक्टर में काफ़ी, हालांकि काफ़ी गाड़ियां हट रही हैं, 15 साल पूरी जो कर चुके हैं, जिनकी आरसी जो है ऑटोमेटिक रद्द हो गई है। तो एचआरटीसी की 167 बसें हट रही हैं और उसके बाद हमारे पास 1199 बसें ऐसी हैं 1999 जो कि जीरो बुक वैल्यू की बसें हैं, यानी कि वो अपना जीवन पूरा कर चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो इन 1199 में से जो है एचआरटीसी का जो हमारा प्रबंधन है उनके मुताबिक इन 1199 में से 202 बसें तत्काल हटाने की जरूरत है। वो हमने हटाने का निर्देश दे दिया कि उन 202 बसों को भी आप हटा दें, क्योंकि जो बसें बिल्कुल ही ठोक पीट के चलाई जा रही हैं और जिसको बहुत दिक्कत है। तो इसका मतलब हमारे पास 369 बसेस हम हटा रहे हैं और उसके बाद हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ जो है 2773 रह जाती है। और उसको पूरा करने के लिए इस साल के दौरान हमने लगभग 600 बसों की प्रोक्योरमेंट का रोड मैप तैयार किया है कि हम 600 बसें किसी भी ढंग से जो है अपने फ्लीट में शामिल कर पाएं, ताकि हमारे ड्राइवर्स को, हमारे कंडक्टर्स को और सवारियों को जो है सुविधा हो सके। इनमें से जो अभी तक हमारे पास आई है 150 डीजल की बस अभी तक आ चुकी है और 15 बसें हमारे पास स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए आई हैं, जिनका कि बहुत जल्दी जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जिनको 20 बसें हमारी शिमला के लिए आ चुकी हैं स्मार्ट सिटी में और 11 वॉल्वो बसेस हमारी आ चुकी हैं, जो कुल मिला के 196 बसें हमारे पास पहुंच गई हैं। और उसके बाद अब हमने 75 जो है ई बसेस के ऑर्डर हमने टेंडर हमने निकाल दिया है। ये सिटी बसेस हैं और इसमें बहुत बड़ा उसकी जो है बॉडी में या उसमें परिवर्तन नहीं है। वो बसेस हम ले रहे हैं शिमला के लिए और हमीरपुर नदौन वगैरह क्षेत्र में चलाने के लिए। तो फिर और वो 75 बसेस का हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है और उसके अलावा 225 बसें इलेक्ट्रिक हम और खरीदने जा रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट ने हमें अप्रूव कर दिया है। वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें एचआरटीसी की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी और वो ऊंची भी होंगी और उनकी बॉडी भी उसी तरह से बनाई जाएगी, पहाड़ के टोपोग्राफी के हिसाब से जो चल सके। तो 225 इलेक्ट्रिक बसेस हम और तय करने जा रहे हैं और उसके बाद इसी साल के दौरान लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेस के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और कुछ बसेस हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेस अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं, ट्राइबल एरिया में, दूसरों में, उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया इलेक्ट्रिक बसेस का, या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेस जो हैं अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एचआरटीसी के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, 7 को तनख्वाह दी जा सके। जैसे इस महीने हमने प्रयास किया तो ड्राइवर्स को हम तनख्वाह दे पाए, ड्राइवर कंडक्टर या जो सर्विंग जो है हमारे, उनको हमने 7 तारीख से पहले तनख्वाह दी। और हम पेंशनर्स को तनख्वाह देने में जो पेंशन देने में जो है देरी इसलिए हो रही है कि हमारे पास 9 करोड़ का शॉर्टफॉल था और इनकम का कोई स्रोत बन नहीं रहा था। तो कल ये मीटिंग हुई है, वो हमारे साथ सहमति बनी है कि 9 करोड़ हमें सरकार दे देगी। तो हम अगले 2-3 दिन के अंदर पेंशनरों का भी भुगतान करेंगे। और हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें ये जो 69 करोड़ है ये हमें एक मुश्त दिए जाए। ये नहीं है कि हमें कुछ पैसा जो है मिल जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, कुछ बाद में मिलता है। तो हमने कहा ये जो हमारे 65 करोड़ की आय के बाद जो है 69 करोड़ की जो जरूरतें हैं वो हमें एक मुश्त दी जाए। और उसके बाद हमारे जो ओपीएस हमने एचआरटीसी में लागू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि
HRTC के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी, पेंशन पे चले गए, पेंशन को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, लेकिन हमने HRTC में सबसे पहले जो है OPS लागू करने का फैसला कर दिया। इनसे ऑप्शंस वगैरह मांग लिए और मैंने चारों यूनियन से बात की। सारे यूनियन, सारे कर्मचारी हमारे इस बात से खुश हैं कि एक सही दिशा में सही कदम टाइमली जो है उठाया गया है। और सेकेंडली जो है हमने जो हम 7700 के आसपास हमारे पास पेंशन के कर्मचारी हैं जो पेंशन पे चले गए हैं, और उनको जो है नए पेंशन नियमों के तहत जो है जो वेतनमान दिया जाना है वो हमने लागू कर दिया है। तो इसलिए लगभग सारे सिस्टम में संशोधित वेतनमान लागू करने का ये फैसला हो गया। हालांकि 23 करोड़ के आसपास इसका खर्चा था, लेकिन हम इसको मैनेज कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे कर्मचारियों का जो है चालकों का 39 महीनों का जो है भत्ता जो है जो रात्रि में सेवा ये करते हैं वो लंबित है। और हालांकि पिछली सरकार के समय का वो लंबित चल रहा है, और हमने इनसे कहा है कि सबसे पहले तो जब से हमारी सरकार आई है, जिस दिन से हमारी सरकार आई है, हम सैद्धांतिक तौर पे आपसे सहमत हैं कि हम आपको क्योंकि आप नाइट सर्विस चला रहे हैं और 24/7 भी ड्यूटी दे रहे हैं, जहां भी आपको भेजा जा रहा है निष्ठा से दे रहे हैं, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि जब से हम आए हैं कम से कम हम इनको जो है इनका रात्रि भत्ता या दूसरी डिमांड्स है जो वो पूरी कर सकें। अभी दो महीने का तो हमने पहले ही जारी कर दिया, बाकी का हम सैद्धांतिक तौर पे हमारी सहमति है। और इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मिलेंगे, ताकि इसको हम हल कर सकें। कुछ मसला महंगाई भत्ते का भी इनका है, वो बातें भी हमने हल कर दी। सबसे बड़ा कदम हमने उठा दिया कि ये जो वॉल्वो माफिया या दूसरी माफिया बाहर से आ रहा था, और ये 15-18 साल से प्रदेश में हाय तौबा मची हुई थी कि ये कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, इसके पीछे कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमने इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने कल के मंत्रिमंडल की बैठक में आकर फैसला कर दिया, और ये बसेस जो है बिना टैक्स के हिमाचल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और इनको 9 लाख रुपया पर एनम जो है हिमाचल प्रदेश का टैक्स देना पड़ेगा। ये 200-250 के आसपास की बसें हैं और अराजकता से चल रही थी। पहले मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि इन बसों को रोका जाए, पकड़ा जाए, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट की ये थी कि ये बसें जो है टूरिस्ट को लेके आ रही हैं, तो टूरिस्ट भी साथ में परेशान होगा, तो इसका आप कोई लीगल हल जो है तलाशिए। ये साउथ में भी प्रॉब्लम्स थी। तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कि 75,000 रुपया इन पे टैक्स लगाने का अदालत ने परमिशन दी थी, और ये कहा था 5,000 रुपया जो है पर मंथ जो है पर डे जो है इन पे चार्ज किया जाए। तो हमने वो लागू कर दिया। उस हिसाब से अब ये गाड़ियां जो है जब हमारे अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सक्रिय होगा, हमारे RTOs, हमारे MPIs वगैरह, हमारे ऑफिसर जो भी सक्रिय होंगे, और ये टैक्स अब हम इनसे हासिल करेंगे। तो इसलिए और ये हमारे HRTC की सर्विसेज को भी प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि HRTC को जो भी कुछ करना है, हमारी टिकट भी तय है, हमारी गाड़ी कितने बजे चलनी है वो भी तय है, हमारी गाड़ी का ऑडिट भी होना है, सब कुछ। हम एक नियम से, डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं, जबकि ये जो है कभी भी अपनी गाड़ी जो है ओपन कर देते हैं कि फलां जगह को जा रही है, टिकट भी हाफ कर देते हैं, और इसलिए प्रतिस्पर्धा में जो है दिक्कत होती है। तो इसलिए उनको भी हमने कहा है कि रेगुलेशन से ही आपको हिमाचल प्रदेश में चलना होगा। तो दूसरा जो है कुछ इश्यूज इन्होंने हमारे ध्यान में लाए हैं। एक तो हमने इनसे कहा है कि HRTC की आय को बढ़ाने के लिए हमने चारों यूनियन से राय मांगी है। हमने चारों से पूछा है कि आप ये बताएं कि HRTC 65 करोड़ कमा रही है,
और हम इसकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने चारों को कहा है कि आप अपना स्टेटस नोट हमें प्रेजेंट करें ताकि हम अपने उस पे खड़े हो सकें। और इनका पक्ष भी है, इनका कहना है कि जो सुविधाएं हैं, जो रियायतें हैं कि HRTC कमर्शियली नहीं चलाई जा रही है। HRTC में जो है महिलाओं को जो सुविधा दी गई है, स्टूडेंट्स को जो सुविधा दी गई है, या घाटे के रूटों पे जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ HRTC जा रही है, दूर दराज दुर्गम इलाकों के। इसलिए सेवाएं जो हैं जो हम दे रहे हैं उस वजह से हमारा को जो है घाटा इसलिए भी हो रहा है। एक तो हमने ये कहा है कि जो बिल्कुल ही जहाँ पे कोई सवारी नहीं है, जहाँ पे जो है गाड़ी चल रही है, एक सवारी बैठी है, 2 सवारी बैठी है और वो जा रही है, ऐसी सर्विसेज जो है चलाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो ये गाड़ियां जो है वो राजनीतिक आधार पे लगी हुई गाड़ियां हैं। और ये गाड़ियां जो है राजनीतिक आधार पे जो लगी हैं, वो गाड़ियां हम जो है बिल्कुल जिसमें शून्य आय है, सवारी नहीं है, वो तो नहीं चलाई जा सकती। लेकिन हमने अपने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी ये कहा है कि आप जो है ग्राउंड पे जाते हैं, आप रूट के बारे में हमें रियल फीडबैक दें कि क्या वो गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आपकी राय क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो ड्राइवर जाता है। तो दूसरा हमने अपने ड्राइवर कंडक्टरों को ये भी कहा है कि आप गाड़ी चलाते हैं, ब्लैक स्पॉट आपको पता है कहाँ गाड़ी बार बार कंट्रोल से बाहर हो रही है या कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये हमें बताएंगे। तो ब्लैक स्पॉट्स को सही करना वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, तो हम उन स्पॉट्स को ठीक करेंगे। और इन लोगों का ये कहना है कि टाइम शेड्यूल को लेके प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के साथ जो इनके ग्रजेस हैं कि वो लोग जो है बिना टाइम के जो है इनके साथ उसमें उलझ जाते हैं। तो हमने साफ कहा है कि हमारे सब यूनियंस ने ये कहा है कि हम ट्रांसपोर्ट को चलाए रखना चाहते हैं, सुविधाओं में विस्तार चाहते हैं, लेकिन जो कुछ इश्यूज हैं जो क्योंकि सबने अपने परिवार पालने हैं, तो इनका ये कहना है कि तनख्वाह समय पे मिले, एरियर समय पे मिले या रात्रि भत्ता समय पे मिले, ये बातें जो है हमने इनके साथ पूछा। हालांकि हमने कल एक और बड़ा फैसला भी किया था आपके सामने। हमने प्रदेश में सब लोगों को कहा है कि जिनकी गाड़ियां रजिस्टर नहीं है, उन्होंने कराई नहीं रजिस्टर, हम उनको कह रहे हैं कि आपको 30 जून तक का समय देते हैं। उनका जो आज का मूल्य है, गाड़ी की वैल्यू आज की निकाल के आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको एक मौका दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा लें। कई कहते हैं, कईयों के JCBs हैं, कईयों की पॉकलैंड्स हैं, कईयों के ट्रैक्टर्स हैं और कईयों की दूसरी गाड़ियां हैं जो बिना नंबर के चल रही हैं। हम एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है अपनी गाड़ियां रजिस्टर करा लें। हिमाचल के अंदर कोई गाड़ी बिना नंबर के ना चले। दूसरा, हमने कल ही एक कैबिनेट में इम्पोर्टेंट फैसला लिया, वो ट्रकों से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि प्रदेश के 1 लाख लगभग 60,000 के आसपास ट्रक्टर ये थे कि उनका ये कहना था कि हम टैक्स जमा नहीं करा सकते। पिछला बकाया जो है, बकाया देनदारी है, वो हम जमा नहीं करा सकते क्योंकि उस पर पेनल्टी और ब्याज इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी पहुंच से बाहर है। तो हमने दोनों माफ कर दिए। हमने दोनों उनको एक मौका दे दिया कि आपको एक मुश्त हमने माफ कर दिया, आप जो है अब जो अपना टैक्स जमा करा दें और आगे से जो है अपने आप को रेगुलराइज कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी मांग जो है आ रही थी, जिसको कि हमने पूरा कर दिया। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट, और थर्डली हमने कल कैबिनेट में ये भी कर दिया, जो बसेस हैं या ट्रक्स हैं या चार टायरों वाले जो वाहन हैं, उनको जो है 50% सब्सिडी पर खरीदने का कल हमने अनुमोदित कर दिया। कैबिनेट से हमने अनुमोदित कर दिया कि अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको सब्सिडी का प्रावधान जो है वो कर रहे हैं। बाकी जो बेरोजगारों के लिए हम नीति ला रहे हैं कि हम 500 के आसपास रूट्स जो है, छोटी टेम्पो ट्रैवलर है या 18 सीटर है,
उनको हम ला रहे हैं उस नीति के लिए कि वो आए और अपनी गाड़ी डालें, अपना जो है रोजगार देखें कि किस ढंग से करना है। HRTC को में जो बाहर से गाड़ियां HRTC के साथ चलती हैं, उनका भी हमने ये कहा है कि जो HRTC के बैनर पे चलती हैं लेकिन प्राइवेट हैं, वो उन गाड़ियों की व्यवस्था को भी सही करने के लिए हमने MP साहब को कहा है। एक और ये पूरे प्रदेश से और प्रदेश से बाहर जितनी भी जगह ढाबे हैं वहाँ पे हमारी HRTC की गाड़ियाँ लगती हैं और हर जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी यहाँ फलां की लगी, फलां से हटा दी। तो हमने MP साहब को निर्देश दे दिए हैं कि ये पूरा रिव्यू किया जाए और एक मेरिट पे जो है अच्छा सस्ती और अच्छी रोटी जो है लोगों को उपलब्ध करवानी है तो वो करवाई जाए। और इसके अलावा जो है हमीरपुर में हम एक नया अड्डा बनाने जा रहे हैं और नदौर में हम इलेक्ट्रिक डिपो जो है बनाने जा रहे हैं और हमने डीजल पंप किलाड़ में स्थापित कर दिया है, ठियोग में स्थापित कर दिया, करसोग में स्थापित कर दिया। और इसके अलावा एक प्रचार कुछ लोगों ने चला रखा था कि ढली का जो हमारा डिपो है वो हम वहाँ पे टूरिज्म की इकाई खोलना चाहते हैं और HRTC को डिसलॉज करना चाहते हैं। ऐसी कोई मंशा, ऐसी कोई योजना नहीं है। रादर उसको हम पहले से अच्छा सुधार करके जो है वहाँ व्यवस्था हम कायम करने जा रहे हैं। और कुछ जो धार्मिक स्थल है उनकी बसों के लिए जरूर हमने इनको कहा है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, नैना देवी है, बाबा बालकनाथ जी हैं या फिर चामुंडा जी हैं, कांगड़ा जी हैं, या जितने भी जगह हैं वहाँ पे अच्छी बसें किस ढंग से हमें चलानी है। हरिद्वार को बसें ले जानी है, खाटू श्याम को लेके जानी है या अमृतसर को लेके जानी है, उनको रिव्यू करके कि किस ढंग से यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को जो है स्थापित किया जा सके और उनको प्रायोरिटी दर्शन कराया जा सके जहाँ पे भी ये बसें हमारी जाती हैं, या इनके किस ढंग से हम रूट्स रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो भी सारी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो इसलिए HRTC के हमारे साथियों के साथ हम सब एक परिवार के लोग हैं। बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई है। HRTC को किस ढंग से बचा के रखना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो सबसे हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इन सब यूनियंस का स्टेटस पेपर हमारे पास आ जाएगा और ये क्या राय दे रहे हैं, कुछ इनके सर्विस के जो है त्रुटियां हैं उसको निवारण करने के मसले हैं, वो सारा हम अध्ययन कर रहे हैं और फाइनेंस के साथ भी उठाएंगे। लेकिन HRTC जो है उसकी बसें अच्छी हों, ठीक तरीके से, सही तरीके से उनको चलाया जा सके और उसके लिए जो हमारी आज की मीटिंग है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और कुछ इन्होंने कहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक ही सीट पे लंबे अरसे से बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक मतलब कि वो जो है ड्राइवर की ड्यूटी नहीं कर रहा, कंडक्टर की ड्यूटी नहीं कर रहा है और राजनीतिक नियुक्तियां हासिल करके जो है वो कर रहे हैं। उसमें भी मैंने कहा कि आप सारा रिव्यू करें, सारा देखें कि कितने लोग जो है सही तरीके, वो लोग दिन रात ड्यूटियां दे रहे हैं, उनमें हार्ड वर्किंग होती है कि और क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बड़ा हायर साइड पे है। तो HRTC में सेवा का कल्चर रहे और काम का कल्चर रहे, डिसिप्लिन रहे, उस नजरिए से भी हम सारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। सर, आपने एक चीज कही कि जो वोल्वो बसें हैं उनके लिए आपने 9 लाख रुपए का है, तो ये मासिक टैक्स रहेगा कि एनुअल रहेगा? सर, जो ये टैक्स माफ किया गया है, एक मुश्त जो आपने माफ किया है, इसमें जो है कितना बोझ पड़ेगा आप पर? कितना था ये जितने आपने 1,60,000 ट्रांसपोर्टर? नहीं, ये इससे बोझ नहीं पड़ेगा। इससे जो 200-250 करोड़ रुपया हमारा रुका पड़ा हुआ था, जो टैक्स हमारा आ नहीं रहा था, वो आ जाएगा।
क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट उन्होंने कभी देनी नहीं और टैक्स हमारा आना नहीं, सिर्फ टैक्स रहेंगे। तो इसलिए हमने कहा भाई टैक्स हमारा दे दो और बाकी जो है आपको माफ किया। सर एचआरटीसी के कर्मचारियों की एक बड़े टाइम से मांग रहती है कि एचआरटीसी को रोडवेज में कन्वर्ट किया जाए, वो भी कोई डिस्कस हुआ? नहीं, ऐसा है कि कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं, तो उसमें ये बातें भी उन्होंने लिखी हैं कि ये सब चीजें जो है आने वाले सबसे इस समय तो सबसे बड़ी बात ये है कि एचआरटीसी की पर मंथ इनकम 65 करोड़ रुपए है, खर्चा जो है 144 करोड़ रुपए है और हमें सरकार से पैसे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन हम आय कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें। उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे कि एचआरटीसी की आय में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है। तो एचआरटीसी की आय में कैसे इजाफा किया जाए, हमारे ऑफिसर्स की कमेटी इस पे भी का काम करेगी। वो मैंने एमडी साहब को आज की मीटिंग में भी और इससे पहले भी कहा, लेकिन आज तो क्रिस्टल क्लियर बातें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही हैं जो वो रोज देखते हैं, वो उन्होंने हमारे समक्ष रखी हैं, तो वो उन पे किस ढंग से चरणबद्ध तरीके से एक्शन हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। एचआरटीसी ही एकमात्र साधन है यहाँ लोगों को घर पहुंचाने का, और इसलिए जो है इसको किस ढंग से सशक्त करना है, मजबूत करना है, उसके बारे में हमारा संगठनों से बातचीत हुई और ये डेलिब्रेशन हमारी होती रहेगी, बातचीत हमारी होती रहेगी। सर ई बसेस को प्रोत्साहित कर रहे हैं सर, दावा है सरकार का ई बसेस को प्रोत्साहित करेंगे। सर 5 महीने पहले जब सरकार का गठन हुआ, टूटीकंडी क्रॉसिंग पे सर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के आप भी उस विजिट में थे, सीएम साहब भी थे, अभी तक सर वो स्थापित नहीं हुआ चार्जिंग स्टेशन टूटीकंडी क्रॉसिंग पार्किंग के ऊपर। सर नहीं ऐसा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज टेंडर होके होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज जो है कायदे से होगी, लेकिन ये एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, इसीलिए हमने अभी डीजल बसेस क्यों खरीदी 150 या अभी हम कुछ और क्यों खरीद रहे हैं? जब तक हमारी व्यवस्था सारी कायम नहीं हो जाती। हमने 36 करोड़ रुपया इसी काम के लिए दिया है, 36 करोड़ रुपया दिया है क्योंकि हम रूट तय करेंगे, जैसे बत्ती, नालागढ़, भरतगढ़ और आगे नंगल से ऊना और हमीरपुर देरा वगैरह की तरफ रूट नंबर 1 हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वहाँ सारी जगह जो है पहले ये व्यवस्था तो की जाएगी, पहले वहाँ पे प्राइवेट वाले भी इंटरेस्टेड है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। हम गवर्नमेंट की बसेस तो हम गवर्नमेंट के सेक्टर में तो बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जा सकता कि ड्राइवर बस लेके जा रहा है और उसको जो है रास्ते में कहें कि जी आप खड़ी करके चार्ज कर लो, सवारियां उसके लिए परेशानी कर देगी। इसलिए हम पूरी व्यवस्था इस ढंग से बनाने जा रहे हैं कि बसें भी ऐसी बसें आए, नहीं तो हम एक मुश्त भी बसें खरीद सकते थे, हमने इसलिए नहीं ली। हम कह रहे हैं कि बसें हम तब लेंगे, अब 300 किलोमीटर चले, 350 किलोमीटर चले, ऐसे तो लोग बहुत आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन हमें सरकारी सेक्टर है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें कैबिनेट के पास जाना पड़ता है, हमें जो है गारंटी लेनी पड़ती है, हमें बैंक्स के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए हम सारी चीजें पारदर्शिता से कर रहे हैं। हम ग्लोबल टेंडर करते हैं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी चीज का आपने करनी है आप ग्लोबल टेंडर से करें, पारदर्शी तरीके से करें, ताकि सबको विश्वास हो कि जो कुछ हुआ है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि एक जगह हम कहीं खड़े हो गए और वहां आपने भी कैमरा लगा दिया कि यहाँ तो लगा नहीं, ये कोई हैंडपंप तो है नहीं कि सुबह को गाड़ दिया जाए। ये व्यवस्था पूरी कायम की जाएगी और हमें अपने प्रचालकों की सुविधा का भी ख्याल रखना है। सर, आय के साधन बढ़ाने के लिए क्या किराए में वृद्धि की जाएगी? ऐसा है कि हम मामलों को हल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं पेचीदा करके निकल जाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इनकम 65 करोड़ है और खर्चा 145 करोड़ है और साथ में 1300 से ज्यादा करोड़ का ढांचा भी है, तो और आप कह रहे हैं वेलफेयर भी करना है,
कैसे संभव है कि आप HRTC को नहीं, देखिए ऐसा है, HRTC को वेलफेयर की जो हमारा जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वहन करना ही करना है, वो हमें करना ही करना है। उसमें कोई रिकमेंडेशन किसी की नहीं है। वो हमारे ड्राइवर्स भी जानते हैं, वो हमारे कंडक्टर्स भी जानते हैं कि हमें वेलफेयर